हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल मिस्टर चैलेंज का तीसरा भाग। अगला दृश्य। मेरे अपहरण को लेकर कॉलेज में भी कम हंगामा नहीं था। लगभग सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उद्वेलित थे। राजेश, दीपा, एकता, एरिक और लविंद्र जैसे लोग मेरे घर भी पहुंचे। राजेश इस वक्त अपने बाकी दोस्तों को वहीं का हाल बता रहा था। विभा जिंदल मेरे सामने पहुंच गई थी। क्या लेडी है! देखते ही मन में श्रद्धा जागती है। वेद जी की पत्नी तो उनसे लिपट कर रोने लगी। विभा ने कहा, कमाल है मधु बहन, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई और तुम मुंह लटकाए खड़ी हो। रणवीर नामक स्टूडेंट ने पूछा, खुशखबरी कैसी? कहने लगी, यूँ समझो कि मैं वेद को ढूंढ चुकी हूँ। क्या? उसके चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। मैं तो क्या, कोई भी उनकी बात का अर्थ नहीं समझ पाया। ऐसी बातें कर रही थी जैसे पहेलियाँ बुझा रही हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर से उस इमारत की शॉप्स और ऑफिस की लिस्ट बनाने को कहने लगी, जिसके बाहर वेद जी की गाड़ी खड़ी मिली थी। दीपा ने कहा और फिर जैकी को लेकर चली गई। कहाँ? मुक्ता ने पूछा। ये तो साथ जाने वाले इंस्पेक्टर को भी नहीं पता था, एकता बोली। लुक तो ऐसा देकर गई थी जैसे वेद जी को साथ लेकर ही घर में घुसेंगी, दीपा कहती चली गई। दूसरे लोग और वेद जी की मिसेज भी काफ़ी आश्वस्त नजर आने लगी थी। इंतज़ार में हम काफ़ी देर रुके भी, लेकिन जब नहीं आई तो वापस आ गए। संजय ने सवाल उठाया, कहाँ गए होंगे वे लोग? अचानक अल्लाह रखा बोला, मैं बता सकता हूँ। तू? सबने चौंका अल्लाह रखा की तरफ देखा। हाँ मैं। उसने सीना चौड़ा किया। तू कैसे बता सकता है? उसने अपना कॉलर खड़ा करते हुए कहा, विभा जिंदल से बड़ा डिटेक्टिव जो हूँ मैं। ये आया किलो का कान पर पड़ा। नहीं, ये आधा किलो का कान पर पड़ा तो सारी जासूसी झड़ जाएगी। राजेश ने अपना हाथ दिखाते हुए पूछा। जल्दी बक, कैसे पता? इन चक्षुओं से देखा था। उसने आंखें मटकाईं। कहाँ? यहीं? यहीं कहाँ? अबे कॉलेज में, और कहाँ? यहाँ यहाँ आए थे वे। 100%। किससे मिले? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से? और क्या, तुझसे मिलते? लेकिन प्रिंसिपल से क्यों मिले? जी चाहता है ना बताऊँ। बहरहाल ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मगर सोचता हूँ गैर तो हो नहीं तुम लोग, दोस्त तो अपने, क्यों ना बता ही दूँ। बताता है या दूँ एक हाथ? बताता हूँ यार, एकाएक वह धमाका करने वाली स्टाइल में बोला। तुम लोग तो वेद जी के घर गए हुए थे। मैं देवदास बना ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठा था। फिर? फिर कहते कहते उसकी नज़र गर्ल्स हॉस्टल की तरफ अटक गई। शोला आ रहा है। एक साथ सबने उधर देखा। गर्ल्स हॉस्टल से निकलकर हिमानी आ रही थी। ऊंची एड़ी की सैंडल, सफ़ेद टी शर्ट और जांघों तक को नुमाया करने वाली सुर्ख स्कर्ट पहने हुए थी वे। बालों की दो छोटी छोटी चोटियां बनाए, उनमें सुर्ख रंग के रिबन लगाए हुए थी। शर्म नहीं आती तुझे? एकता ने कहा। मैडम को शोला कहता है? मैडम हो या आंटी, शोला है तो शोले ही कहा जाएगा। संजय क्या उठा। देखो तो, बालों को कैसे कैसे गूंथ कर दो चोटियां बनाई हैं। कसम से तुम सबसे छोटी लगती है। ब्रा तो जैसे मैडम पर है ही नहीं, रणवीर ने कहा। चुप, दीपा ने घुसा ताना। सीमा से बाहर निकला तो नाक तोड़ दूंगी। सीमा से बाहर मैं हुई कब? उसने सीमा नाम की लड़की की तरफ देखकर आंख मारी। तुम और मेरे लिए, सीमा ने जीभ निकाल कर चिढ़ाया। ठेंगे पर। संजय बोला, सीटी बजाने को दिल कर रहा है यार। बजा कर देख, वो तेरा बाजा बजा देगी। अब हम भी क्या करें? राजेश बड़बड़ाया। वो कपड़े ही ऐसी पहनती है। सत्या मैडम ने कितनी बार रोका मगर ये नहीं मानी। तभी बॉयज़ हॉस्टल से एरिक निकलकर इस तरफ बढ़ता नजर आया। वह अपना परंपरागत लिबास अर्थात धोती कुर्ता पहने हुए था। लगभग भागने की सी अवस्था में हिमानी के पीछे लपक रहा था वह। लो, दीपा कह उठी। मैडम के आशिक भी निकल पड़े। इसे पता कैसे लग जाता है कि हिमानी मैडम कब हॉस्टल से बाहर निकली? तूने नहीं देखा? संजय ने कहा। मैंने देखा है। दोनों के कमरों की खिड़की आमने सामने है। देवनागरी लिपि की नज़र हमेशा शोले की खिड़की पर टिकी रहती है। खाने पीने से लेकर शेव तक बनाने का काम वहीं होता है। इसका बस चले तो कपाट भी वहीं बनवा ले। सुनो कोमलांगनी, एरिक ने पीछे से हिमानी को आवाज़ लगाई। सुनो। हिमानी अपनी सैंडल्स पर घूमी। एरिक पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराई और फिर थोड़ी उचकती सी बड़ी अदा के साथ वापस पलटकर स्टूडेंट की तरफ बढ़ गई। किसी को नया कमेंट करने का मौका नहीं मिला। वह नज़दीक आ गई थी। चेहरा मेकअप से पुता पड़ा था। होठों पर लगी थी गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक। हेलो एवरीबॉडी, वो अपनी आदत अनुसार बार बार होठों पर जीभ फेरती बोली। सबने एक साथ कहा, गुड आफ्टरनून मैडम। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने इठलाते हुए पूछा। अल्लाह रखा एकटक उसे देखे जा रहा था।
एकता ने जोर से उसकी पीठ पर चुटकी भरी। उई! अल्लाह रखा चिवका। क्या हुआ? हिमानी ने पूछा। अभी कुछ नहीं हुआ, 9 महीने बाद होगा। दुष्ट! नज़दीक आ चुके एरिक ने डांटा। 46वीं बार बता रहा हूँ तुझे, हमें सर नहीं अध्यापक कहा कर। देवनागरी लिपि का पाठन पाठन करते हम। हाय! हिमानी ने एरिक की तरफ नाखून पॉलिश से पुती उंगलियां हिलाईं। एरिक ने भी कहा, हाय सर। कई लड़के क्या उठे। आपने इंग्लिश बोली? अंग्रेजी? और हमने कब, कहाँ, कैसे? अभी अभी हाय कहा। धत कम बकतों, हमने अंग्रेजी वाला नहीं, देवनागरी लिपि वाला हाय बोला है। हिंदी वाला हाय ये कब बोला जाता है? जब कोई ऐसी वस्तु परिलक्षित हो जिसे प्राप्त करना कठिन हो तो स्वयं हिंदी वाली हाय विस्फुटित होती है। ऐसी क्या चीज़ देख ली आपने? एरिक ने अपनी गांधी चश्मे के पीछे से लार टपकाने वाले अंदाज में हिमानी को निहारा। बोला, छंदेश्वरी, बालक नटखट हैं, शरारत की मुद्रा में प्रतीत होते हैं। वैसे भी इनके समक्ष प्रेमालाप करना उचित नहीं। क्यों ना हम अल्प भोजनालय के लिए प्रस्थान करें? एक लड़के ने कहा। कैंटीन बंद है गुरुजी। क्षमा करें गुरुदेव, राजेश बोला। हम एक आवश्यक विषय पर वार्तारत थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, एरिक ने कहा। हम तुमसे प्रसन्न इसलिए रहते हैं राजेश, तुम हमेशा देवनागरी लिपि में वार्ता करते हो। बहरहाल, किस विषय पर वार्ता कर रहे थे तुम लोग? हाँ बे, राजेश ने अल्लाह रक्का से कहा। तू पेड़ के नीचे देवदास बना बैठा था, उसके बाद विभा जंदल की चमचमाती गाड़ी आई और सीधी प्रिंसिपल के बंगले की तरफ चली गई। मैंने उसमें बैठे इंस्पेक्टर को देख लिया था। लगा कुछ गड़बड़ है, उठा और बंगले की तरफ लपक लिया। बाकी सब अंदर जा चुके थे। शोफर गाड़ी के बाहर खड़ा था। मैंने खुद को अशोक के पेड़ के साथ चिपका लिया। अंदर तो खुदा जाने क्या खिचड़ी पक रही थी, मगर कुछ देर बाद जो सीन देखा, उसे देखकर फरिश्ते कूच कर गए मेरे। ऐसा क्या देखा तुमने? हिमानी ने अपने होठों पर जीभ फेरी। चोरों की तरह चारों तरफ देखते शोफर ने डिक्की खोली, उसमें से एक बेहोश जिस्म निकालकर कंधे पर डाला। माय गॉड! हिमानी ने फिर होठों पर जीभ फेरते हुए पूछा। किसका जिस्म था वो? प्रिंसिपल के नौकर रामदीन का। हे भगवान! दीपा कह उठी। उसके बाद क्या हुआ? शोफर ने डिक्की बंद की। अल्लाह रखा की आवाज़ किसी हॉरर फिल्म के करैक्टर जैसी हो गई। रामदीन को कंधे पर लादे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। एक बल्लम बाहर निकाला। बल्लम? चीख सी निकल गई सबके मुंह से। हाँ, एरिक ने पूछा। क्या वह वही बल्लम था जिससे चंद्रमोहन पर आघात किया गया? पता नहीं वही था या कोई और, लेकिन था वैसे ही। दोनों चीज़ें लिए शोफर दबे पांव बंगले के पीछे चला गया। तुमने उसे फॉलो नहीं किया? अल्लाह रखा के जवाब से पहले हिमानी ने कहा, उफ, मुझे गर्मी लग रही है। प्लीज़ मैडम। राजेश झुंझला सा उठा। अल्लाह रखा को बात पूरी करने दो। अरे! हिमानी की तरफ देखते हुए अल्लाह रखा के मुंह से निकला। आपके होठों पर क्या हुआ मैडम? सबने चौंक कर हिमानी की तरफ देखा और उछल पड़े। उसके होठों पर मोटे मोटे फफोले नजर आने लगे थे। बुरी तरह बेचैन लग रही थी वे। बार बार अपनी जीभ से अपने होठों के फफोलों को टटोलती चीखी। ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? उफ, मैं जल रही हूँ। एक मोटा फफोला उसके गाल पर उभर आया। देखने वालों के होश फाख्ता। एरिक चीखा। क्या हुआ महोदया? ये फफोले कैसे हैं? हिमानी पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसके चेहरे पर ही नहीं, हाथ पैरों पर भी फफोले नजर आने लगे थे। राजेश ने झपट कर उसके दोनों कंधे पकड़े। दहाड़ा। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? बोलो, ये क्या हो रहा है आपको? वह अपने कपड़े फाड़ने लगी। वक्षस्थल नग्न हुए। वहाँ भी फफोले नजर आ रहे थे, ठीक वैसे जैसे किसी के जिस्म पर खौलता पानी गिरने पर पड़ जाते हैं। कुछ फफोले बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। देखने वाले अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे थे उन्हें। चीखती चिल्लाती हिमानी ने स्कर्ट तक टुकड़े टुकड़े कर डाली। अब वह जन्मजात नग्न थी। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ फफोला नजर ना आ रहा हो। डरे सहमे चके तो हतप्रभ स्टूडेंट्स उसके चारों तरफ व्रत सा बनाए चीखने चिल्लाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। फफोलों की ज़्यादती के कारण चेहरा अत्यंत बिभत्स और डरावना होता। चेहरा ही क्यों, सारा जिस्म कुरूप होता जा रहा था। उसने दौड़कर एरिक को पकड़ा। चीखी, मुझे बताइए एरिक सर, मैं मर रही हूँ। कोई मुझे अंदर से जला रहा है, फूंक रहा है। एरिक ने घबराकर खुद को छुड़ाया। वह अल्लाह रखा से लिपट गई। मुझे बचाओ बेटे। अल्लाह रखा ने उसे झंझोड़ा। दहाड़ा। कैसे बचाए मैडम, कैसे? और ये सवाल सभी के सामने था। हिमानी को बचाएं भी तो कैसे? किसी को पता ही नहीं ये सब हो क्या रहा है। जो हो रहा था वह सबके सामने था, मगर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी की समझ में ना आ सका। कोई बचाता भी तो कैसे? अज्ञात आग से जलती तड़पती फड़फड़ाती सी हिमानी अंततः ज़मीन पर गिर गई। असंख्य फपोलों में से अनेक फट गए और फिर हिमानी का मुंह खुला, यूं टकराई जैसे भैंस हो।
मुंह के रास्ते ढेर सारा खून इस तरह बाहर उछला जैसे किसी ने अंदर से ढकेला, और उसी के साथ बाहर आ पड़ी हिमानी की संपूर्ण जीप। चीख मारते हुए सब पीछे हटे। किसी स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं था इंसानी जीभ इतनी लंबी होती है। लाश के चारों तरफ बहता खून यूं उबल रहा था जैसे भट्टी पर रखी तैयार चाय उबल रही हो। हर आंख में खौफ, हर चेहरे पर दहशत, और हर दिल में रूह तक को कपकपा देने वाले साए फनफना रहे थे। अगला दृश्य। गौतम की भूमिका इस केस में खत्म हो चुकी थी। उसे थाने से विदा कर दिया गया। बंसल को विभा ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर चलने के बाद कहा, गाड़ी कॉलेज की तरफ लेना। मैं चौंका। कॉलेज की तरफ क्यों? भगवान ना करे, मगर मुझे लगता है हत्यारे की अगली शिकार हिमानी है। हिमानी? मेरे और बंसल के मुंह से चीखें निकली। चेहरों पर आश्चर्य के भाव लिए विभा की तरफ देखते रह गए। वह सामान्य सर में कहती चली गई, दो हत्याओं के बाद कॉलेज में होने वाली छोटी से छोटी घटना को हम हल्के ढंग से नहीं ले सकते वेद। हिमानी को किसी के द्वारा बाथरूम में बंद किया जाना बेसबब नहीं हो सकता। तुम्हारे ख्याल से क्या कारण रहा होगा? शायद हत्यारे ने उसके मर्डर की भूमिका तैयार की है। कैसी भूमिका? बेचैन क्यों हो? तो विभा ने कहा, कॉलेज का गेट आ चुका है। तभी हवा की झोंकी की तरह पुलिस जीप हमसे आगे निकली, टायरों की चरमराहट के साथ कॉलेज के गेट की तरफ मुड़ी। अरे प्रिंसिपल क्या उठा, ये तो जैकी है। विभा बोली, इतनी तेजी में क्यों है ये? किसी के जवाब देने से पहले जीप आनन फानन में बैक होकर गेट से बाहर निकली, सांप की तरह लहराती रॉयल्स रॉयल के नज़दीक आई। ज़बरदस्त चीख चिल्लाहट के साथ रुकी और जीप से कूदता जैकी पागलों की मानन चीखा, कॉलेज में हिमानी की हत्या हो गई है। किसी और के बारे में तो क्या कहूँ, मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। साएं साएं हो रही थी चारों तरफ। अगला दृश्य। हिमानी की लाश को बड़ी ही बेबस अवस्था में देखा हमने। मुझे उबकाई सी आने लगी थी। शगुन को हम शोफर के साथ गाड़ी पर ही छोड़ाए थे। शायद ये अच्छा ही किया। याद आ रहा था, कितनी सुंदर थी हिमानी, कितनी मस्त। टीचर होने के बावजूद स्टूडेंट सी लगती थी। कितना ध्यान रखती थी अपने जिस्म का। इसका जो इस वक्त ऐसी अवस्था में पड़ा था जिसे देखकर दहशत और घृणा के अलावा दूसरा भाव भी उठकर नहीं दे रहा था। किसने सोचा था इतनी जल्दी उसे इस हाल में देखना पड़ेगा? स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मुझे देखकर अचंभित और खुश थे, परंतु ऐसा माहौल नहीं था कि कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता। किसी ने ये पूछने तक की हिम्मत नहीं की कि मैं कहाँ था, किसने किडनैप किया और कैसे वापस आ गया। एक व्रत सा बनाए सभी लाश से दूर खड़े थे। व्रत के अंदर केवल तीन लोग थे, मैं, जैकी और विभा। उन दोनों के बारे में तो खैर कह नहीं सकता वे क्यों तलाश कर रहे थे, परंतु अपने बारे में कह सकता हूँ। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि तलाश करना क्या है। दिमाग कुंद होकर रह गया था, जाम, जैसे जंग लग गया हो। पूरी भीड़ के बावजूद ऐसा सन्नाटा था जैसे आजकल कब्रिस्तान में भी नहीं पाया जाता। जैकी। सन्नाटे के गाल पर विवाह के शब्द रूपी हाथ का झन्नाटेदार हाथ पड़ा। इस वारदात की सूचना तुम्हें कैसे मिली? मोबाइल पर। किसने फ़ोन किया? अल्लाह रखा ने। विभा झुककर ध्यान से लाश के होंठों को देख रही थी। मेरे दिमाग में कौंध रहा सवाल अंततः जैकी के मुंह से फूट ही पड़ा। बात समझ में नहीं आ रही विभा जी, हत्या आखिर हुई कैसे है? जवाब देने की जगह विभा ने सवाल किया, इसे बार बार होठों पर जीभ फेरने की आदत थी क्या? मैं और जैकी दंग। जैकी ने कहा, हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? मेरे मुंह से निकला। बात समझ में नहीं आई। समझाने की कोशिश विभा ने भी नहीं की। स्टूडेंट की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ से पूछा, यह हादसा किसके सामने हुआ? राजेश, दीपा और एरिक आदि एक साथ बोले, मेरे। विभा ने सभी को अपने नज़दीक बुलाकर कहा, क्या मरने से पूर्व हिमानी ने गर्मी लगने की शिकायत की थी? हाँ मैडम, राजेश ने कहा। सबसे पहले यही कहा था इन्होंने, उसके बाद जिस्म पर फफोले। सबसे पहला फफोला होंठों पर नजर आया होगा। कहने के बाद विभा हिमानी की मौत का वृत्तांत इस तरह सुनाने लगी जैसे मुकम्मल घटना की चश्मदीद गवाह। सभी चकित रह गए। इधर वह चुप हुई, उधर चेहरे पर हैरानियों का सागर लिए जैकी ने कहा, हैरत की बात है विभा जी, साधारण इन्वेस्टिगेटर जो बातें चश्मदीद गवाहों से पूछते हैं उन्हें आप स्वयं बता रही हैं, ठीक ऐसे जैसे सब कुछ आपके सामने हुआ। हैरत की ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, विभा ने कहा। यदि गंधक पोटेशियम में साइनाइड और सूखे सल्फ्यूरिक की एक निश्चित मात्रा किसी जीव के जिस्म में पहुंचा दी जाए तो ये सब होता है। आपको कैसे मालूम? सचिन इन्वेस्टिगेटर को ऐसी बातें पता रखनी होती हैं। इसके लिए उसे खाली समय में पुराने केसों की फाइलों का अध्ययन करते रहना चाहिए। सन 1826 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक वैज्ञानिक ने इसी टेक्निक से 4 हत्याएं की थी। कमाल की नॉलेज है आपकी। 3 केमिकल से बनने वाला ये पॉइजन जैसे ही निश्चित मात्रा में जिसम में पहुंचता है, खून को उबालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह इस कदर उबलने लगता है जैसे आग पर रखा पानी। इसी कारण प्रभावित व्यक्ति पहले गर्मी लगने की शिकायत करता है, फिर जिस्म पर फफोले पड़ने शुरू होते हैं,
और अंततः लहू मुंह के रास्ते आ जाता है। मैंने पूछा, लेकिन विभा, जहर इसके जिस्म में पहुंचा कैसे? लिपस्टिक के जरिए। लिपस्टिक? हत्यारे को हिमानी के हत्या के बारे में अच्छी तरह पता था। नंबर 1, इसे मेकअप का शौक है। नंबर 2, इसकी लिपस्टिक का पर जीभ घुमाने की आदत है। इसी का फ़ायदा उठाया उसने। हत्यारे ने जहर इसकी लिपस्टिक पर लगा दिया और ये उसे चाटती कमरे से यहाँ तक आ गई। निश्चित मात्रा मिलते ही खून उबलने लगा। अंजाम सामने। उसके बाद हम हिमानी के कमरे में पहुँचे। वहाँ कदम रखते ही मेरे पैर मानो जाम हो गए। आंखें ड्रेसिंग टेबल के आईने पर चिपकी रह गईं। शीशे पर लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चैलेंज। फिर वही चैलेंज। मेरे मुंह से स्वतः शब्द फूट पड़े। विभा, यह है वो वजह जिसने मुझे इस केस में इन्वॉल्व कर दिया। पहेली समझ में नहीं आकर दे रही। आखिर मरने वाला ये शब्द क्यों लिखता है? पहले सत्या ने लिखा, फिर चंद्रमोहन ने, और अब हिमानी ने। क्या ज़रूरी है हिमानी ने ही लिखा है ये? कमरे में कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग्स होगी। मिलाकर देखो, मेरा दावा है, हिमानी ने ही लिखा है ये। राइटिंग टेबल पर अटेंडेंस रजिस्टर रखा था। विभा ने उठाया। उसमें हिमानी की राइटिंग थी। उस राइटिंग से ड्रेसिंग टेबल पर लिखे अक्षरों का मिलान करने के बाद बोली, लगती तो उसी की है। लगती है से मतलब? मैंने पूछा। राइटिंग के बारे में अंतिम निर्णय एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही किया जाना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो राइटिंग की नकल मारने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों की कारीगरी नंगी आंखों से नहीं पकड़ी जा सकती है। उन्हें परीक्षण के बाद एक्सपर्ट्स ही पकड़ सक पाते हैं। सत्या ने यह सबके सामने लिखा था विभा। वह होंठों पर मुस्कान लिए बोली, मैंने कब कहा नहीं लिखा? फिर शक की वजह? विभा ने मेरे सवाल का जवाब देने की जगह जैकी से कहा, क्या तुमने चंद्रमोहन की जेब से निकले कागज़ को एक्सपर्ट के पास भेजा था? जी हाँ। रिपोर्ट राइटिंग चंद्रमोहन की ही थी। इसका भी एक फ़ोटो उतरवा लेना। विभा ने शीशे पर लेके अक्षरों की तरफ इशारा किया। और एक्सपर्ट के पास भेजकर उसकी ओपिनियन ज़रूर ले लेना। कहने के बाद उसने अपनी आंखें ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप के सामान पर स्थिर की। सामान सलीके से रखा था। एक एक लिपस्टिक उठाकर उसका कलर देखते हुए विभा ने कहा, लिपस्टिक पर पॉइजन लगाने का काम हत्यारे ने हिमानी को बाथरूम में बंद करके किया। उसकी हरकत का कारण तुम में से कोई नहीं समझ सका। मैं सोच रहा था कितनी तेज़ी से और कितना एक्यूरेट सोचती है विभा। उसने गाड़ी में ही संभावना व्यक्त कर दी थी कि हत्यारे ने हिमानी की हत्या की भूमिका उसे बाथरूम में बंद करते वक्त तैयार कर ली थी। मैंने अपने दिमाग में उभरा एकमात्र सवाल उगला, लेकिन विभा, यह घटना कल की है। यदि हत्यारे ने उसे लिपस्टिक पर पॉइजन लगाया, तो क्या उसे मालूम था हिमानी आज कौन सी लिपस्टिक इस्तेमाल करेगी? पॉइजन एक ही लिपस्टिक पर लगाया गया था या सब पर? इस सवाल का जवाब मेकअप के सारे सामान को लेबोरेटरी में भेजने के बाद मिलेगा। कहने के साथ विभा ने वह लिपस्टिक निकालकर अलग रख दी जिससे शीशे पर चैलेंज लिखा गया था। हिमानी द्वारा इस्तेमाल की गई लिपस्टिक भी वही थी। ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलती विभा ने आगे कहा, वैसे मेरे ख्याल से हिमानी का आज ही मरना ज़रूरी नहीं था। उसे तब मरना था जब इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करती। संयोग से वह दिन आज का हो गया। हत्यारे ने अपनी तरफ से मौत का जाल बिछाकर छोड़ दिया था। हिमानी आज मरे या कल? मैंने कहा, सबसे अहम सवाल को तुम भी बार बार गोल कर रही हो विभा। कौन सा सवाल? हिमानी ने शीशे पर क्या सोचकर चैलेंज लिखा? मतलब? मेरे दिमाग के मुताबिक अब एक सवाल के अंदर से दूसरा सवाल भी उभरा है। यह सवाल तो अपनी जगह अनुत्तरित है ही कि मरने वाले चैलेंज क्यों लिख रहे हैं। चलो माना सत्या ने किसी अज्ञात वजह से चैलेंज लिखा, परंतु चंद्रमोहन ने कागज़ पर यही शब्द लिखकर जेब में क्यों रखा? हिमानी ने इस कमरे से बाहर निकलने से पहले क्यों लिखा? क्या इन दोनों को भी अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था? जैकी बोला, ऐसा नहीं था। दावे से कह सकता हूँ, फ़ोन पर बात करते वक्त चंद्रमोहन को स्वप्न तक में भी अपनी मौत का अनुमान नहीं था। उसी तरह चश्मदीद गवाहों के मुताबिक मौत के चंद क्षण पहले हिमानी जितनी मस्त थी, उसे देखते हुए सोचा तक नहीं जा सकता कि उसे मौत का पूर्वाभास था। बल्कि वह तो खुद को बचाने के लिए भी चिल्लाई। फिर उसने किस मानसिकता के तहत शीशे पर चैलेंज लिखा? एक एक शब्द पर जोर देता मैं कहता चला गया, क्या लिखते वक्त उसे ये ध्यान नहीं आया होगा कि सत्या और चंद्रमोहन ये शब्द लिखने के बाद मर चुके हैं? ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये बात उसके जहन में नहीं कौंधी होगी। यदि कौंधी थी, तो लिखते वक्त हाथ क्यों नहीं कांपे उसके? यह ख्याल दिमाग में क्यों नहीं आया कि अब मैं भी मरने वाली हूँ? अगर आया था तो लिखा क्यों? इतनी मस्त कैसे थी वो? इसे लिखते आखिर सोच क्या रही थी मानी? विभा क्या उठी। बहुत ही गूढ़, गहरा और सार्थक सवाल उठाया तुमने। मैं अपनी तारीफ का नहीं, विभा, जवाब का तलबगार हूँ। मैं जादूगर नहीं, वेद इन्वेस्टिगेटर हूँ। केवल उन सवालों के जवाब दे सकती हूँ जिनके जवाब घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद समझ में आए। अर्थात तुम भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकी। दो बातें जिन पर टाइम मिलने पर थोड़ा मनन करना चाहूँगी। कौन सी दो बातें?
जैकी ने उत्सुकतावश पूछा। सत्या द्वारा चैलेंज लिखने तथा चंद्रमोहन और हिमानी द्वारा लिखने में एक बारीक फ़र्क है। सत्या ने यह शब्द ठीक तब लिखा जब उसे अपनी मौत का इल्म हो गया। चंद्रमोहन की तरह पहले से लिखकर जेब में नहीं रखा था। उसी तरह हिमानी ने भी मरते वक्त नहीं बल्कि मरने से काफ़ी पहले लिख दिया था। सवाल उठता है, ये फ़र्क क्यों? मुमकिन है मुजरिम इसी फ़र्क के पीछे छुपा हो। दूसरी बात, एक कागज़ पर इंग्लिश में चैलेंज लिखो। मैं? उसके विचित्र आदेश पर एक सेकंड के लिए मैं सटपटा गया। होठों पर गहरी मुस्कान लिए कहा विभा ने, हाँ तुम घबराओ नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो। समझ नहीं सका मुझसे चैलेंज लिखवाकर वह क्या साबित करना चाहती थी, परंतु सवाल करने की जगह एक कागज़ पर लिख दिया चैलेंज। कागज़ हाथ में लेते ही विभा की मुस्कान गहरी हो गई। बोली, तुमने ये शब्द सत्या की तरह इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में क्यों नहीं लिखा? पहला अक्षर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल इंग्लिश में क्यों लिखे? इंग्लिश में किसी शब्द को लिखने का यही तरीका सही है। याद रहे वेद, सत्या इंग्लिश की टीचर थी। यकीनन इंग्लिश लिखने का तरीका तुमसे बेहतर जानती होगी। फिर उसने कैपिटल लेटर्स में चैलेंज क्यों लिखा? वैसे क्यों नहीं लिखा जैसे तुमने लिखा है? सवाल वाकई जानदार था। मुझे चुप हो जाना पड़ा। जैकी ने कहा, कैपिटल लेटर्स में शब्द लिखना सत्या की आदत हो सकती है। नहीं, बंसल कह उठा, उसे ये आदत नहीं थी। इसके बावजूद मान लिया जाए आदत थी, तो चंद्रमा और हिमानी के बारे में क्या कहोगे? जानदार मुस्कान के साथ विभा ने जैकी को लाजवाब कर दिया। क्या उन्हें भी यही आदत थी? उन्होंने वेद की तरह चैनल लिखने की जगह सत्या की तरह क्यों लिखा? मैंने पूछा। इस फ़र्क को पॉइंट आउट करके तुम कहना क्या चाहती हो विभा? सत्या को चैलेंज लिखते अनेक लोगों ने देखा है। उस वक्त उसे खुद मालूम था कि मेरे पास टाइम बेहद कम है। किसी भी क्षण मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। ध्यान दो, चैलेंज फ्लो में लिखा जाता है, अर्थात कम टाइम लेता है, जबकि चैलेंज ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बावजूद सत्या ने चैलेंज नहीं, कैपिटल लेटर्स में चैलेंज लिखा। यकीनन इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। ये बात और पक्की तब हो जाती है जब मरने वाले अन्य दो व्यक्ति भी स्मॉल लेटर चैलेंज नहीं, कैपिटल लेटर चैलेंज लिखते हैं। जाहिर है मरने वाले को कहना चाहते हैं वह केवल कैपिटल लेटर चैलेंज के ज़रिए कहा जा सकता है, स्मॉल लेटर के ज़रिए नहीं। ऐसा क्या है जिसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के ज़रिए तो कहा जा सकता है मरे मगर इन्हीं लेटर्स के स्मॉल लेटर से नहीं? इस सवाल का जवाब अभी मैं भी नहीं खोज पाई हूँ। इसके बावजूद तुम पहेली को हल करने के काफ़ी नज़दीक हो बेबा, उत्साह में भरा मैं कहता चला गया। मुझे यही उम्मीद थी। आम तौर पर किसी शब्द को लिखने में कोई शख्स कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता। यह बात जानने के बावजूद इस पॉइंट पर मेरा या जैकी का ध्यान केंद्रित नहीं हो सका था। तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है पहेली की चाबी इसी पॉइंट में है कि मरने वाले ने यह शब्द कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा। पहेली पर सिर खपाई बाद में भी हो सकती है, विभा ने खुली हुई दराज में नज़र मारते हुए कहा। फिलहाल हमारी ज़रूरत बारीकी से कमरे की तलाशी लेनी है। इस काम में मेरी मदद करो जैकी। ध्यान रहे, किसी वस्तु से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद करीब 10 मिनट तक विभा और जैकी अपने अपने तरीक़ों से कमरे की तलाशी लेते रहे। विभा ने बाथरूम तक को नहीं बख्शा, और जब बाहर निकली तो मैं चौंक पड़ा। चौंकने का कारण थी विभा के होंठों पर चिपकी मुस्कान। 2 केसों में उसके साथ रह चुका मैं उस मुस्कान का अर्थ समझता था। वह मुस्कान विभा के होंठों पर केवल तब नज़र आती थी जब उसके हाथ कोई तगड़ा क्लू लगा होता था। मैंने पूछने के लिए मुंह खोला, उससे पहले विभा जैकी से बोली, और ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत नहीं जैकी, काम हो गया है। हिमानी की पर्सनल अलमारी में नज़र मारता जैकी चौंक कर उसकी तरफ पलटा। मैंने उत्कंठापूर्वक पूछा, तुम्हारे हाथ क्या लगा है विभा? मेरे सवाल का जवाब देने की जगह उसने अपनी आंखें भीड़ में खड़े लवेंद्र भूषण पर जमा दी। कम से कम 30 सेकंड तक उसी को देखती रही। लवेंद्र भूषण 15 सेकंड उसकी नज़रों का सामना कर सका। बाकी 15 सेकंड बगलें झांकने में लगाईं। एकाएक विभा ने उसे नज़दीक आने के लिए कहा। लवेंद्र उसकी तरफ इस तरह बढ़ा जैसे पैर कई कई मन के हो गए। मारे सस्पेंस के सबका बुरा हाल था। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद विभा की नज़र लवीन पर ही क्यों टिक गई, कोई नहीं समझ पा रहा था। आपका नाम? विभा ने उससे पूछा। उसकी आवाज़ मानो गहरे कुएं से उभरी। लवेंद्र भूषण। मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहती हूँ। मेरे कमरे की? लवेंद्र के होश फाख्ता। क्यों? सवाल छोड़िए, ऐतराज़ हो तो बताइए। मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है? तो प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए हमारा। कहने के साथ वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सवालिया निशानों के सागर में गोते लगाती भीड़ ने काई की तरफ हटकर रास्ता दिया। अगला दृश्य। लवेंद्र भूषण के कमरे में कदम रखते ही सिगरेट की तीव्र गंध नथनों में घुसती चली गई। राइटिंग टेबल पर रखी एस्ट्रे टोटो से भरी पड़ी थी। हमारे पीछे अन्य लोग भी अंदर आना चाहते थे।
उन्हें रोकते हुए विभा ने मुझसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। मैंने वैसे ही किया। कमरे में केवल मैं, जैकी और लविंद्र थे। चेहरों पर हवाई ले लविंद्र ने कहा, लीजिए तलाशी। ले चुकी, विभा मुस्कुराई। जी? लविंद्र चिढ़ा। हालत जैकी और मेरी भी चिढ़ पड़ने जैसी थी। हम नहीं समझ सके उसने तलाशी कब ले ली। अब केवल एक सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर लविंद्र, उसे अपलक घूरती विभा ने पूछा। हिमानी की हत्या आपने क्यों की? मैंने मैंने हत्या की? लविंद्र इस तरह उछला जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारे हों। क्या कह रही हैं आप? भला मैं हिमानी की हत्या क्यों करूँगा? मैं वही पूछ रही हूँ। आपको किसी कारण गलतफहमी हो गई है। मैंने उसे नहीं मारा। किस वजह से गलतफहमी हो सकती है मुझे? मैं क्या जानूँ? विभा बहुत ध्यान से लविंद्र के फेस पर उभरने वाले एक्सप्रेशन को रीड करती नजर आ रही थी। बोली, क्या कल और आज के बीच आप हिमानी के कमरे में नहीं गए? लविंद्र चुप। जवाब दीजिए मिस्टर लविंद्र, बहुत मुश्किल से कह सका मैं। गया था। क्यों? उसने हिचकते हुए पूछा। क्या जवाब देना ज़रूरी है? हत्या के इल्ज़ाम से बचना चाहते हो तो ज़रूरी है। मेरे वहाँ जाने का कारण ये लेटर था। कहने के साथ उसने अपनी पैंट की जेब से एक लेटर निकालकर विभा को दिया। विभा की पतली उंगलियों ने उसकी तहें खोलना शुरू की। जिज्ञासा के मारे मैं और जैकी उस पर झुक गए। लेटर का मजमून तीनों ने लगभग साथ साथ पढ़ा। लिखा था, माई लव लविंद्र, बहुत दिन से तुम्हें अपने दिल की भावनाएं बताने के लिए बेचैन हूँ, परंतु साहस न कर सकी। पता नहीं तुम इतने खोई खोई क्यों रहते हो। क्या तुम्हें सचमुच मालूम नहीं कि कोई तुम्हें चोरी चोरी देखता है, चाहता है, पूछता है? वो मैं हूँ लविंद्र, मैं। पर एक तुम हो। मैंने तुम्हें कभी अपनी तरफ नज़र उठाकर देखते नहीं देखा। बहुत हिम्मत करके लेटर लिखा है। आज रात 2 बजे अपने कमरे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, सिर्फ तुम्हारी, हिमानी। और तुम उसके कमरे में पहुँच गए। पत्र पूरा पढ़ते में लविंद्र पर बरस पड़ा। मनी मन सत्या से मोहब्बत करने के बावजूद हिमानी का ऑफर मिलते ही फिसल गए। मेरे वहाँ जाने का कारण वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। और क्या कारण था? हिमानी से वही सब कहना जो एक दिन सत्या ने मुझसे कहा था। क्या कहा था सत्या ने? विभा ने पूछा। ये कि हम जवान बच्चों के कॉलेज में टीचर हैं। आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करना शोभा नहीं देता। हमारे आचरण से स्टूडेंट में अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और यही सब तुमने कहा? विभा ने उसे घूरते हुए पूछा। यकीन मानिए यही सब कहा था। हिमानी क्या बोली? मेरी बातें सुनकर वह हैरान रह गई। कहने लगी, आपने सोच कैसे लिया मिस्टर लविंद्र कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं की। अब मैं चौंका। जेब से निकाल कर लेटर दिखाया। बुरी तरह चकित वह बोली, ये लेटर मैंने नहीं लिखा। मेरी राइटिंग ही नहीं है ये। और ये सच था। तब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि किसी शरारती स्टूडेंट ने हमें बेवकूफ़ बनाया। मगर किसने? जो माहौल कॉलेज में, उसमें इतनी बड़ी शरारत किसे सूझी? ना जान सके। शरारत करने वाले को ढूंढने की खातिर मैंने लेटर अपने पास रख रखा है। तुम झूठ बोल रहे हो, जैकी गुर्राया। विभा ने कहा, ये सच बोल रहे हैं जैकी। कुछ देर पहले हिमानी की राइटिंग हम सबने देखी है। लेटर की राइटिंग उससे अलग है। मिस्टर लविंद्र को उस वक्त झूठ बोलता माना जा सकता था जब ये कहते कि इन्होंने हिमानी की आदर्श भरी बातें समझाई और वह समझ गई। लेकिन विभा, तुम्हें कैसे पता लगा लविंद्र हिमानी के कमरे में गया था? मैंने बहुत देर से अपने दिमाग में घूम रहा सवाल पूछा। सिगरेट पीने वालों की सबसे गंदी आदत होती है कि वे कहीं नहीं चूकते। कहने के साथ विभा मुझे सिगरेट का टोटा दिखाती बोली, यह हिमानी के बाथरूम में मौजूद डस्टबिन से मिला। मगर तुमने यह नतीजा कैसे निकाल लिया ये लविंद्र का है? सिगरेट तो कॉलेज में और भी बहुत से लोग पीते होंगे। ध्यान से देखो इसे। सिगरेट आधी पी गई है। टोटे पर सिगरेट का ब्रांड साफ पढ़ा जा सकता है। और अब एक नज़र मिस्टर लविंद्र की शर्ट पर डालो। झीने कपड़े की जेब में इसी ब्रांड का पैकेट रखा, साफ साफ चमक रहा है। क्या ज़रूरी है कि ये ब्रांड इस्तेमाल करने वाला कॉलेज में दूसरा नहीं होगा? इसलिए इस कमरे तक आने की ज़रूरत पड़ी। एस्ट्रे को देखते ही पुष्टि हो गई। हिमानी के कमरे में सिगरेट पीने वाले मिस्टर लवेंद्री थे। ध्यान से देखो। एस्ट्रे में मौजूद सभी टोटे इस टोटे की तरह आधे हैं, अर्थात आधी सिगरेट पीकर कुचल देना इनकी आदत है। कड़ियाँ जोड़ने में आपको महारत हासिल है। जैकी क्या उठा। इस केस से पहले मैं ऐसे किसी इन्वेस्टिगेटर से नहीं मिला जो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़कर इतनी दूर तक निकल आए। जैकी के मुंह से विवाह की तारीफ सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया, कुछ इस तरह जैसे मेरी तारीफ की गई हो। मगर विवाह पर कोई असर नहीं था। बोली, मिस्टर लवेंद्र, मेरे ख्याल से ये लेटर आपको हिमानी के कमरे में भेजने के लिए हत्यारे ने लिखा है। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों चाहता था? एक वजह आपको इन्वेस्टिगेटर की नज़र में संदिग्ध बनाना भी हो सकती है। मुझे क्यों संदिग्ध बनाना चाहता है वह? ये इस केस के हत्यारे की टेंडेंसी लगती है। कुछ देर पहले तक मिस्टर बंसल को चारा बनाकर हमारे सामने डाल रहा था। मुमकिन है आगे किसी और को डाले। यह टेक्निक उसने खुद को शक के दायरे से बाहर रखने के लिए अपनाई है। ये टेक्निक तो ज़बरदस्त पेचीदगियाँ पैदा कर देगी विभा जी। जैकी बोला। किन्हीं कारणों से असल हत्यारे पर शक गया भी
तो उस स्पॉट पर यह सोचकर चूक कर सकते हैं कि शायद वह भी हत्यारे की टेक्निक का ही शिकार है। सो तो है, विभा मुस्कुराई। वह अपनी चाल चलेगा, हमें अपने पैतरे दिखाने। दिमाग की नसें इसी खेल से खुलती हैं। खैर, जैसा कि आपकी बातों से जाहिर है मिस्टर लवेंद्र, आप अभी तक इस लेटर के लेखक का पता नहीं लगा सके होंगे। जी जी। कॉलेज में मुस्लिम कैंडिडेट कितने हैं? मैं और लवेंद्र विवाह के सवाल का मतलब नहीं समझ सके, जबकि जैकी मारे खुशी के लगभग उछल पड़ा। मैं भी यही कहने वाला था विवा जी, लेटर किसी मुस्लिम ने लिखा है। किस बेस पर? विवा ने कहा। प्लीज़ इम्तहान मत लीजिए मेरा। आपके सवाल से जाहिर है कि कॉपी के जिस कागज़ पर लेटर लिखा गया उसके दाहिने ऊपरी कोने पर बहुत छोटे छोटे अंकों में लिखे 786 पर आपकी नज़र भी पड़ चुकी होगी। विभा के होठों पर मुस्कान फैल गई। बोली, मुझे खुशी हुई कि इस पॉइंट को तुमने भी पकड़ा। मैंने कहा था आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीख आदमी तभी सकता है जब सीखना चाहे। वैसे इसमें सीखने वाली उतनी बात नहीं है। जो भी वस्तु या जीव तुम्हारे सामने आए उसे बारीकी से देखने की आदत डालो। मुमकिन है उसी में से रास्ता निकलता नजर आए। जैकी ने लविंद्र से कहा, हमें मुस्लिम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की लिस्ट चाहिए। मगर लविंद्र को लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विभा की सलाह पर कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैकी ने जब ऊंची आवाज़ में पूछा कि अपनी कॉपी के पन्नों के कोनों पर बारीक लेटर्स में 786 लिखने की आदत किसे है, तो चौंकते से राजेश ने आगे आकर कहा, अल्लाह रखा को। सबकी नज़रें अल्लाह रखा पर स्थिर हो गई। अल्लाह रखा की अवस्था बड़ी अजीब थी। उस वक्त तो पीले ही पड़ गया जब उसे कड़ी नज़र से देखती विभा ने कहा, अब हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। बेचारा अल्लाह रखा कानड़ तक ना पूछ सका। काफिला उसके कमरे में पहुंचा। वह कॉपी तलाश करने में खास दिक्कत पेश नहीं आई जिसके कागज़ पर लविंद्र के नाम हिमानी का लेटर लिखा गया था। कॉपी में फटे हुए कागज़ के रेशे मौजूद थे। उन्हें देखने के बाद जैकी ने अल्लाह रखा को घूरते हुए कहा, तो तुमने हिमानी की तरफ से लविंद्र को लेटर लिखा? लेटर? कौन सा लेटर? विभा ने लेटर उसके हाथ में पकड़ा दिया। अल्लाह रखा ने उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते चेहरे की सारी चमक काफुर हो गई। चीख सा पड़ा वह, नहीं, ये लेटर मैंने नहीं लिखा। मेरे सामने झूठ नहीं टिक पाता अल्लाह रखा। पहली बार विवाह का लहजा कर्कश हुआ। मैं लेटर की राइटिंग को इस कॉपी में मौजूद तुम्हारी राइटिंग से मिला चुकी हूँ। राइटिंग मेरी ही है विभा जी, मगर मैंने इसे नहीं रखा लिखा। यकीन कीजिए मेरी राइटिंग में यह लेटर किसी और ने लिखा है। बात वो कहो अल्लाह रखा जिस पर यकीन किया जा सके। रोने को तैयार उसने कहना चाहा। मैं कसम खाकर कहता, इस तरह सच नहीं उगलेगा तू। भन्ना हुए जैकी ने झपट कर दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा और दांत भींच कर कहता चला गया, अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। मुझे बचाइए विभा जी। अल्लाह रखा गिड़गिड़ा उठा। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक मैं कोई मदद नहीं कर सकती। कहने के बाद विभा जैकी से मुखातिब होती बोली, कुछ लोगों के सिर पर सवार भूत वाकई बातों से नहीं लातों से भागता है। इसे अपने साथ ले जाओ, जैसे भी हो सच उगलवाओ। और क्या चाहिए था जैकी को? उसने तुरंत अल्लाह रखा के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अल्लाह रखा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई उसकी मदद न कर सका। विभा के आदेश पर जैकी उसे अपनी जीप की तरफ ले गया। सभी अवाक थे, हक्के बक्के थे। सन्नाटा हो गया वहाँ। बहुत कुछ कहना चाहकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। अंततः मैंने ही पूछा, क्या इस केस का हत्यारा पकड़ गया वह? विभा, तुम्हें शक क्यों है? उसके होंठों पर भेद भरी मुस्कान तैर रही थी। जाने क्यों दिलो दिमाग अल्लाह रखा का हत्यारा मानने को तैयार नहीं। भला सत्या चंद्रमोहन और हिमानी की हत्याएं वह क्यों करेगा? और फिर क्या इस जाहिल केस का हत्यारा इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है? तुम ठीक सोच रहे हो, विभा ने कहा। अल्लाह रखा हत्यारा नहीं है। फिर तुमने उसे? लेटर हमें काफ़ी दूर ले जा सकता है, विभा ने कहा। पहली बात, अगर ये लेटर अल्लाह रखा ने लिखा है तो पता लगना चाहिए उसने ऐसा क्यों किया। और यदि उसने लेटर नहीं लिखा तो जाहिर है हत्यारा दूसरों की राइटिंग की नकल में माहिर है। इस अवस्था में कैपिटल वाली पहेली स्वतः हल हो जाएगी। मुझे विभा की बात में दम लगा। एक बार फिर वहाँ खामोशी छा गई। थोड़े अंतराल के बाद विभा ने बंसल से कहा, प्रिंसिपल साहब, कल से कॉलेज की गतिविधियाँ उसी तरह चालू हो जानी चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब चौंके। बंसल क्या उठा, ये आप क्या कह रही हैं? वर्तमान हालात में आपको मेरी बात अजीब लग सकती है, परंतु होना यही चाहिए। विभा एक एक शब्द जोर देती कहती चली गई। सामान्य गतिविधियां चालू नहीं हुई तो वातावरण में आतंक छाया रहेगा। अगर हमने उसे छाए रहने दिया तो ये एक प्रकार से हत्यारे की मदद ही होगी। याद रहे, हत्यारे का मकसद कॉलेज परिसर में मौजूद हर शख्स को आतंकित रखना है, क्योंकि आतंक युक्त दिमाग कभी ढंग से नहीं सोच पाते, और जब तक सही दिशा में नहीं सोचेंगे तब तक हत्यारा हमारी पकड़ से दूर रहेगा। कहने के बाद वह एक एक स्टूडेंट की तरफ मुड़ी और प्रभावशाली स्वर में बोली, यह समझने की भूल कदापि न करने कि मेरे पास अलादीन का चिराग है। इन्वेस्टिगेटर तक नहीं हूँ मैं,
वेद के अपहरण की वजह से मेरठ आई हूँ, और जब आई गई हूँ तो इस कॉलेज में हो रही हत्याओं के जिम्मेदार शख्स को पकड़ने की कोशिश भी करूँगी। लेकिन आप सबके सहयोग के बगैर मेरी कामयाबी नामुमकिन है। सबसे पहला सहयोग आप लोग मुझे आतंकित वातावरण को वॉश करके दे सकते हैं, और ये तब संभव है जब कॉलेज खुले। हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं बाबा जी, राजेश ने कहा। दूसरी बात, हत्यारा आप ही लोगों के बीच मौजूद है। उसे पहचानना और शायद पकड़ना भी आपके लिए मुझसे ज़्यादा आसान है। माहौल खुशनुमा रहेगा तो अपनी चाल पिटती देखकर हत्यारा बौखलाएगा। बौखलाया हुआ मुजरिम हमेशा गलतियाँ करता है। यकीन रखो, तुम अपने बीच छुपी गलतियाँ करने वाले उस शख्स को पहचान सकते हो। वेद से पूछो, विभा जिंदल आसमान से नहीं उतरी है। एक दिन मैं और वेद भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट थे। हमारे कॉलेज में एक क्राइम हो गया था। मैंने इन्वेस्टिगेशन की और मुजरिम को पकड़ लिया। उस दिन खुद मुझे भी पहली बार पता लगा कि मेरे अंदर एक सुलझे हुए इन्वेस्टिगेटर के गुण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम में से भी कई भविष्य के विवाह जिंदल हो सकते हैं। अतः स्वयं हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करो। विश्वास रखो, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुजरिम का हौसला केवल तब तक बना रहता है जब तक अपने आसपास खतरा नज़र नहीं आता। तुमने सुना होगा, चोर के पाँव नहीं होते। ज़रा सा खटका होते ही वो भागने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में पकड़ा जाता है। अर्थात केवल खटका पैदा कर दो, वैसा हम तुम्हारे चंगुल में होगा। उपरोक्त किस्म की अनेक बातें कहीं विवान है। उन बातों का असर मैंने सभी के वजूद पर देखा। निराश और आतंकित हो चले स्टूडेंट्स में उसने उम्मीद और जोश भर दिया था। अगला दृश्य। वह सिर पर हेलमेट, हाथों में दस्ताने, पैरों में क्रेप्सॉल के जूते, जिस्म पर काले रंग का ओवरकोट और वैसे ही रंग की पैंट पहने हुए था। हेलमेट में लगी पारदर्शी प्लास्टिक ने उसका चेहरा तक ढक रखा था, अर्थात जिस्म की त्वचा का जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। लंबे लंबे कदमों के साथ वह बॉयज़ हॉस्टल की गैलरी पार कर रहा था। एक कमरे के बंद दरवाजे पर ठिठका। कमरा अल्लाह रखा का था। ओवरकोट की जेब से चाबी निकालकर आसानी से ताला खोला। गैलरी में दोनों तरफ निगाह मारी, कहीं कोई नज़र नहीं आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा। किवाड़ वापस भिड़ाए। कमरे में अंधेरा था। हेलमेट वाले ने जेब से टॉर्च निकालकर ऑन की। प्रकाश पूरे कमरे में गर्दिश करने लगा। पलंग, मेज, कुर्सी और किताब कॉपियों पर थिरकने के बाद दायरा एक ऐसी खूंटी पर स्थिर हो गया जिस पर कई हैंगर लटक रहे थे। हैंगर्स में लटके हुए थे अल्लाह रखा के कपड़े। प्रकाश का दायरा वहीं स्थिर किए हेलमेट वाला खूंटी की तरफ बढ़ा। नज़दीक पहुंचा। फिर उसने हेलमेट में लगा प्लास्टिक का फेस कवर उठाया। टॉर्च का पिछला सिरा मुंह में दबाया। दोनों हाथ ओवरकोट की जेब में डाले। हाथ जब बाहर निकले तो एक में वैसी मोटी कलम थी जिससे रेल या ट्रांसपोर्ट पर भेजे जाने वाले बंडल्स पर एड्रेस लिखा जाता है। दूसरे में चौड़े मुंह वाली ऐसी दवा जिसमें पानी जैसे रंग की स्याही भरी थी। हेलमेट वाले ने दवात का ढक्कन खोला, कलम की नोक दवात में डाली और हैंगर पर लटके नाइट गाउन पर कुछ लिखने लगा। अगला दृश्य। हम घर पहुंचे। मुझे देखकर मारे खुशी की मधु की आंखें भर आईं। करिश्मा, गरिमा और खुशबू दौड़कर लिपट गई। विभा ने कहा, वाह मधु बहन, अजीब चीज़ हो तुम भी। तब इस घोंचू के ना होने की वजह से रो रही थी, अब इसके होने की वजह से रो रही हो। पल्लू से आंसू पहुँचती मधु हंस पड़ी। ये हुई ना बात, विभा ने कहा। अब कहीं जाकर चाय का मूड बना है। घर का माहौल खुशनुमा उठा। शगुन, करिश्मा, गरिमा और खुशबू का नमक मिर्च लगाकर मेरी रिहाई का वृत्तांत सुना रहा था। मधु चाय बनाकर लाई तो विभा ने पूछा, चीनी तो नहीं डाली इसमें? नहीं, मधु ने कहा। क्यों? मैं चौंका। इसे क्या शुगर है? मधु बोली, मैंने चाय में मुस्कान मिलाई है। जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ी विभा। उस वक्त मैं समझ नहीं सका। जब विभा और मधु की पहली भेंट का वार्तालाप बताया गया तो बात समझ में आई। मधु सेंटर टेबल पर नाश्ता सजाने लगी तो विभा ने कहा, नाश्ते में टलने वाली नहीं हूँ मधु बहन। इस नालायक की वजह से लंच की छुट्टी हो गई। डिनर के साथ लंच भी लेना है। और मधु द्वारा प्यार से बनाया गया डिनर ऐसा था कि विभा उंगलियां चाटती रह गई। डिनर के बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे जब जैकी आया। उसके साथ अल्लाह रखा भी था। मैंने ध्यान से उसकी हालत देखी। उम्मीद के विपरीत उसके जिस्म पर जख्म तो क्या, खरोंच तक नजर नहीं आई। इसके बावजूद चेहरे से जाहिर था वह किसी ज़बरदस्त यातना से गुजरा। साफ साफ टूटा हुआ नजर आ रहा था वह। विभा ने जैकी को ही नहीं, अल्लाह रखा को भी बेहद प्यार और सम्मान के साथ कुर्सी पर बिठाया। विभा ने कहा, दोनों के लिए खाना लगाओ मधुबहन। नहीं। अल्लाह रखा ने सहम कर जैकी की तरफ देखा। मुझे भूख नहीं है, मैं जान चुकी हूँ। विभा जैकी की तरफ देखकर मुस्कुराती ही बोली, बड़ा जालिम इंस्पेक्टर है ये। खाना तो खाना, एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया होगा। आपसे मिलने के बाद मैं खुद में काफ़ी चेंज महसूस कर रहा हूँ विभा जी। अब उतना जालिम नहीं लग रहा। जैकी कहता चला गया। देख तो अब रही हैं, पूछ भी सकती हैं। 3rd डिग्री की तो बात ही दूर, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया।
एकाएक मधु ने कहा। अगर अल्लाह रखा ने बता दिया मैं पिटा हूँ तो समझ लो ठीक से पिट नहीं सका। ये क्या बात हुई भाभी जी? जैकी ने पूछा। ये यही तो खूबी है इंडियन पुलिस में, मधु कहती चली गई। उसके चंगुल में फंसा शख्स उससे अलग कुछ कह ही नहीं सकता जो पुलिस चाहती है, और अगर कह गया तो समझ लो खातिर ठीक से नहीं हो सकी। इजाज़त दे तो इंडियन पुलिस पर एक लतीफ़ा सुनाओ। मधु तुम, विभा बोल पड़ी। ज़रूर ज़रूर मधु बहन, बहुत दिन से कोई लतीफ़ा सुना भी नहीं है। एक अरब शेख ने हाथी का बच्चा पाल रखा था। मस्ती के मूड में मधु मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखने के बाद शुरू हो गई। एक बार वो खो गया। शेख उसे बहुत प्यार करता था। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। अरब पुलिस ने काफ़ी कोशिश की। महीनों गुजर गए, हाथी का बच्चा नहीं मिला। शेख परेशान। उसके किसी सलाहकार ने सलाह दी, ऐसे केस हल करने में इंडियन पुलिस को महारत हासिल है, क्यों ना उसकी सेवाएं ली जाएं। शेख ने अपने स्तर पर सोच लड़ाई, इंडियन गवर्नमेंट से बात की और 6 कांस्टेबल्स के साथ एक इंस्पेक्टर अरब पहुंच गया। उसने शेख से मिलकर हाथी के बच्चे का वजन, कद और रंग आदि पूछा। सुनने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, फिक्र ना करें, हम 1 हफ्ते के अंदर हाथी के बच्चे को बरामद कर लेंगे। शेख खुश हो उठा। पुलिस दल को 5 स्टार होटल में ठहराया। पुलिस वालों की शानदार दावतें शुरू हो गई। दावतों में वो ऐसे मस्त हुए कि होटल से निकलते ही नहीं। मस्ती मारते मारते 1 हफ्ता गुजर गया। शेख ने तलब किया। पुलिस दल एक गधे को लेकर महल में पहुंचा। इंस्पेक्टर ने गधे की तरफ इशारा करके शेख से कहा, ये रहा आपका हाथी का बच्चा। शेख हैरान। बोला, क्या बात कर रहे हो, ये तो गधा है। इंस्पेक्टर ने कहा, गौर से देखिए, आप ही का हाथी का बच्चा है ये। किडनैपर्स ने कुछ खाने पीने को नहीं दिया इसलिए थोड़ा कमज़ोर हो गया, चाहे तो इसी से पूछ लें। हैरान परेशान शेख ने बार बार और हर तरीके से गधे के बच्चे से पूछा, वह कौन है। गधा एक ही बात रटे जा रहा था, मैं हाथी का बच्चा हूँ शेख साहब। आप ही क्या रहता था। किडनैपर साले मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, कैद में था उनकी, खाने को भी नहीं देते थे, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। आप क्या रहूँगा तो फिर पहले जैसा हो जाऊँगा। जब मुद्दई गवाह दे रहा था तो शेख बेचारा क्या करता, उसे गधे को रखना पड़ा। इंडियन पुलिस केस हल करके वापस लौट आई। उसके बाद भी शेख ने गधे से कई बार पूछताछ की, मगर गधा हमेशा खुद को हाथी का बच्चा बताता रहा। बहुत दिन बाद जब शेख उसे यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि अब इंडियन पुलिस लौट कर आने वाली नहीं है, तो गधे ने कांपते लहजे में कहा, शेख साहब, अगर मैं खुद को हाथी का बच्चा न बताता तो वो मुझे खरगोश का बच्चा बना देते। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े, मगर अल्लाह रखा के होंठों पर मुस्कान तक नहीं उभर सकी। अभी तक हंस रहे जैकी ने कहा, लतीफ़ा आपने वाकई लाजवाब सुनाया भाभी जी। ये सच, विभा जी से मिलने से पहले मैं भी ऐसा पुलिसिया था। पत्थरों तक को बोलने के लिए विवश कर देने का दावा किया करता था मैं, परंतु अल्लाह रखा को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बावजूद इसने हकीकत उगल दी। ये चमत्कार तुमने कैसे किया? भविष्य में 3rd डिग्री का इस्तेमाल न करने का निश्चय मैं तभी कर चुका था जब आपने कहा कि हम पुलिस वालों को उससे आगे भी कुछ सोचना चाहिए। कॉलेज से थाने तक के रास्ते में सोचता रहा, बगैर 3rd डिग्री इस्तेमाल किए अल्लाह रखा से हकीकत कैसे उगलवाऊँ। थाने पहुंचा। अपने करेक्टर के विपरीत इसे डट कर खाना खिलाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। बहुत ही प्यार से पेश आया। मैंने देखा मेरी हर हरकत पर यह और ज़्यादा डर जाता था। ये बात सच है विभा जी। खौफ के जैसे लक्षण मैंने इसके चेहरे पर देखे, वैसे 3rd डिग्री से गुजरते किसी मुजरिम के चेहरे पर देखने को कभी नहीं मिले। जिस शख्स को थाने पहुंचते ही अपना हवाई जहाज बनाए जाने का अंदेशा हो, उसके साथ यदि नम्रता से पेश आया जाए तो वह बेहद खौफजदा हो जाता है। यही हालत इसकी भी थी। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि इसने हिमानी के नाम से लविंद्र को लेटर क्यों लिखा। अब से कुछ देर पहले यानी रात के लगभग 9 बजे इसे एक जीप में बिठाया। बुरी तरह से डरे हुए अल्लाह रखा ने पूछा, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?" मैंने ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठते हुए कहा, "कॉलेज।" "कॉलेज?" "हाँ।" मैं हौले से हंसा। "मैंने तुम्हें आज़ाद करने का निश्चय किया है। मगर आपने ये तो पूछा ही नहीं कि।" "मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद बताना चाहो तो बता सकते हो।" अल्लाह रखा चुप रह गया। दावे के साथ कह सकता हूँ, लाख सिर पटकने के बावजूद मेरा व्यवहार इसकी समझ से बाहर था। मारे सस्पेंस के बुरी तरह आतंकित तो उठाइए, और यही मैं चाहता था। जीप चल पड़ी। मैं और एक सब इंस्पेक्टर ड्राइवर की बगल में आगे बैठे थे। ये 4 सशस्त्र पुलिसियों से घिरा पीछे। अल्लाह रखा उसी भयंकर मानसिक अवस्था से गुजर रहा था जिससे मैं गुजारना चाहता था। इससे आगे का हाल अगर ये अपने मुंह से सुनाए तो बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। मैं मान ही नहीं सकता था कि इंस्पेक्टर साहब बगैर पूछताछ किए मुझे छोड़ सकते हैं। अल्लाह रखा चालू हो गया। खोपड़ी ये सोच सोच कर फटी जा रही थी कि इंस्पेक्टर साहब आके कर क्या रहे हैं। उस वक्त मैं उछल पड़ा जब जीप कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते को छोड़कर शहर से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ मुड़ी। लगभग चौंक कर पूछ बैठा मैं, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये रास्ता कॉलेज की तरफ नहीं जाता।
इंस्पेक्टर साहब इस तरह से हंसे जैसे मेरी बौखलाहट का मज़ा ले रहा हूँ। बोले, डरो नहीं अल्लाह रखा, इधर थोड़ा काम है, उसे निपटाने के बाद तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा ये सच बोल रहे। 100% यकीन हो गया कि कोई खेल खेला जाने वाला है। मैं बहुत कुछ जानना चाहता था, पूछना चाहता था, मगर मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। जीप 100 की स्पीड पर दौड़ी चली जा रही थी। हम रुड़की रोड पर शहर से बाहर निकल चुके थे। एकाएक सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, बात समझ में नहीं आ रही सर, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये वो सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए मैं मरा जा रहा था। अतः मारे उत्तेजना के धाड़ धाड़ की आवाज़ के साथ बज रहे अपने दिल को नियंत्रित करने के असफल प्रयास के साथ कान इंस्पेक्टर साहब के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों पर सटा दिए। इन्होंने बहुत आहिस्ता से फुसफुसाकर सब इंस्पेक्टर से कहा, समझने की कोशिश करो त्रिपाठी, कोर्ट कचहरियाँ इस किस्म के खतरनाक मुजरिमों को वो सज़ा नहीं दे पाती जो मिलनी चाहिए। चौंकते हुए सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं समझा नहीं सर। सत्या, चंद्रमोहन और हिमानी, तीन तीन मासूमों की हत्या की है इस हरामजादे ने। इंस्पेक्टर साहब की कोशिश बराबर यही थी कि उनकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंच पाए। सोचो, विभा जिंदल के मुताबिक इस केस को हम कोर्ट में ले भी गए तो क्या होगा? पलक झपकते ही कोई खुर्राट वकील जमानत करा लेगा इसकी। अगले दिन फिर कॉलेज में दंदनाता घूम रहा होगा। नहीं, इतने खूंखार हत्यारे को सज़ा ये नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? इस बार सब इंस्पेक्टर भी फुसफुसाया था। दौराला और सकौती के बीच घना जंगल है, वहाँ इसे उतार कर कहेंगे कि जहाँ हमने तुझे आज़ाद किया। ये उतरेगा, वहीं गोलियों से छलनी कर देंगे। ये होगी इस हत्यारे की सज़ा। यह कहानी गढ़ने में हमें कितनी देर लगेगी कि इसने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की और भाग गया। सन्नाटा हो गया मेरे दिलो दिमाग पर। तिरपन कांप उठे मेरे। यकीन हो गया मेरा एनकाउंटर होने वाला है। मैं पुलिस की ऐसी कारगुजारियाँ अखबार में पढ़ा करता था। जी चाहा हलक फाड़ कर चीख पड़ूं। मुंह से आवाज़ न निकल सकी। जुबान तालू से आ चिपकी थी। और फिर एक झटके से जीप रुकी। पहले इंस्पेक्टर, उसके बाद पुलिस वाले बाहर कूदे। जीप मुख्य सड़क से काफ़ी दूर कच्ची चक रोड पर खड़ी थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। दूर दूर तक घना जंगल, बियाबान। सन्नाटा साए साए कर रहा था। झिंगुरों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे हथकड़ियों सहित जीप से उतारा गया। पैरों के नीचे दबे सूखे पत्ते चरमरा उठे। इंस्पेक्टर साहब ने हथकड़ी खोल दी। कहा, तुम्हारी सज़ा यही है अल्लाह रखा। यहाँ से पैदल अपने कॉलेज जाओ, हमारी तरफ से आज़ाद हो। मैं जान चुका था कैसी आज़ादी मिलने वाली है। नज़र इंस्पेक्टर साहब के कूल्हे पर लटके हॉलस्टर पर पड़ी। अंधकार के बावजूद सर्विस रिवॉल्वर की मूठ साफ नज़र आ रही थी। इस एहसास ने मेरे छक्के छुड़ा दिए कि कुछ देर बाद इस रिवॉल्वर की गोलियां मेरे जिस्म में धंसी होंगी। मैं धाड़ से इंस्पेक्टर साहब के कदमों में गिर पड़ा। दहशत का मारा दहाड़े मार मार कर रोता क्या उठा, मुझे मत मारो इंस्पेक्टर साहब, मुझे मत मारो। माँ कसम, सत्या, मैडम, चंद्रमोहन रहमानी की हत्या मैंने नहीं की। अरे बड़ा पागल है तू, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बहुत प्यार से ऊपर उठाते हुए कहा। हम तुझे आज़ाद कर रहे हैं, तू मरने मारने की बातें करने लगा। किसने कहा हम तुझे मारने वाले हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया इंस्पेक्टर साहब। आप पूछते क्यों नहीं वो लेटर मैंने क्यों लिखा? बताना चाहता है तो बता दे, वैसे हमें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत दिन से हिमानी मैडम पर मेरी नीयत खराब थी। मौत के खौफ से गिरा मैं सच उगलता चला गया। मैं क्या करता? वे कपड़े ही ऐसे पहनती थी, हरकतें ही ऐसी करती थी। मैं ही क्या, कॉलेज का हर लड़का उन पर मरता था। मैं उन्हें पाना चाहता था, मगर डरता था कहीं बिदक ना जाए। इस अवस्था में बेइज्जती तो होती, रस्टिकेशन भी पक्का था। अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक तरकीब सोची। हिमानी मैडम की तरफ से लविंद्र सर को लव लेटर लिखा। मुझे पूरा यकीन था वो लेटर लविंद्र सर को हिमानी मैडम के कमरे में खींच ले जाएगा। भले ही दोनों की बातचीत में यह खुल जाए कि लेटर हिमानी मैडम ने नहीं लिखा, लेकिन हिमानी मैडम अगर चालू किस्म की लड़की होंगी तो लविंद्र सर का खुलकर स्वागत करेंगी। मेरा अनुमान था लविंद्र सर भी खुद को रोक नहीं सकेंगे। मैं कैमरा लिए कमरे की खिड़की पर तैनात था। सोचा था उनके फ़ोटो खींच लूँगा, उनके बेस पर हिमानी मैडम को ब्लैकमेल करूँगा और मेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी जिसके लिए मरा जा रहा था। परंतु वहाँ तो दृश्य उल्टा हो गया। जो हुआ उम्मीदों से एकदम उल्टा था। लविंद्र सर उनसे आदर्श भरी बातें करने लगे। हिमानी मैडम भी वो नहीं निकली जो अपने हाव भाव और पहनावे से नजर आती थी। कैमरा बगल में दबाए मैं दबे पाँव वहाँ से निकल जाने पर मजबूर हो गया। और बस, जैकी ने कहा। मेरे होंठों पर कामयाबी से लबरेज मुस्कान दौड़ पड़ी। जो जानना चाहता था जान चुका था। अल्लाह रखा को वापस जीप में बिठाया और सीधा यहाँ आ रहा हूँ। अब मुझे यकीन हो गया जैकी, तुम वाकई पैंतरे सीख रहे हो। असल में तुम कोई एनकाउंटर करने वाले नहीं थे। सब इंस्पेक्टर और तुम मिले हुए थे। ये बातें अल्लाह रखा को उस मानसिक अवस्था तक पहुंचाने के लिए की गई जिस तक अंततः मैं पहुंचा। अंदाज ऐसा था जैसे बातें इससे छुपा कर की जा रही हों, जबकि
मकसद वे बातें से सुनाना था। यकीनन ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल की तुमने। इस टेक्निक से चाहे जिस मुजरिम को तोड़ा जा सकता है। गदगद होते जैकी ने कहा, तारीफ़ के लिए शुक्रिया बेवा जी। मन ही मन मैं भी जैकी की तारीफ़ किए बगैर न रह सका। हकलाते हुए अल्लाह रखा ने कहा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सब ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ कॉलेज में किसी को न बताएं मैंने हिमानी मैडम को। और क्या कहेंगे, मैं गुर्रा है। क्यों छोड़ दिया गया तुम्हें? जैकी ने राय दी, हत्यारा दूसरों की राइटिंग की नकल मारने में माहिर है। लेटर अल्लाह रखा ने नहीं, उसी ने लिखा है। इस प्रकार से तो हत्यारा समझ जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं। वह कृत्य भी उसी पर थोप रहे हैं जो उसने नहीं किया। समझ जाएगा तो समझे, फ़ायदा क्या मिलेगा उसे? उल्टा हमें ही फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, बेबा ने कहा। वह समझेगा हम इतने मूर्ख और कमज़ोर हैं कि अल्लाह रखा तक से सच्चाई उगलवाने की काबिलियत नहीं रखते। उसके दिमाग में हमारी ऐसी छवि फ़ायदा पहुंचाएगी। इन्वेस्टिगेटर को झूठी और काबिलियतहीन समझने वाला मुजरिम यकीनन वैसी गलतियां करता है जैसी गलतियों की मुझे तलाश है। तय वही हुआ जो विभा चाहती थी। उसने कहा, अल्लाह रखा को हॉस्टल छोड़ाओ। जैकी उसे लेकर चला गया। मैं विभा से पहेली के संबंध में बात करना चाहता था, परंतु उसने सोने की इच्छा जाहिर की। मधु ने उसे गेस्ट रूम में पहुंचा दिया। काश मैं जान सकता, सोने की बात उसके जहन में दूर दूर तक नहीं थी। अल्लाह रखा। जैकी कॉलेज पहुंचा। टोलियां बनाए स्टूडेंट परिसर में पहरा दे रहे थे। तेज़ रोशनी वाले बल्ब लगाकर उन्होंने पूरा कैंपस प्रकाशमान कर रखा था। जैकी ने जब लेटर के बारे में वह कहा जो तय हुआ था, तो स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश ने अल्लाह रखा को गले लगा लिया। कहा, मैं जानता था यार, वैसा लेटर तू नहीं लिख सकता। ऐसा गंदा मजाक तूने पहले भी कभी नहीं किया। अल्लाह रखा की आंखें भर आईं। एकता बोली, मेरे ख्याल से हत्यारा स्टूडेंट्स में से कोई नहीं हो सकता। तो हत्याएं क्या अध्यापक कर रहे हैं? अरे घुड़का। एकता का मतलब ये नहीं था सर, संजय बोला। और क्या अभिप्राय था? जैकी ने मध्यस्थता की। आप व्यर्थ रुष्ट हो रहे हैं अध्यापक महोदय, एकता ने भावुकतावश कहा है। जैकी के शुद्ध हिंदी बोलने पर सभी स्टूडेंट ठहाका लगाकर हंस पड़े। माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। जैकी ने पूछा, कैंपस में इतनी रोशनी क्यों कर रखी है तुम लोगों ने? क्योंकि रोशनी काले दिल वालों की दुश्मन होती है, जवाब रणवीर ने दिया। उसके कहने का स्टाइल ही ऐसा था कि जैकी सहित सभी हंस पड़े। हंसी थमने पर जैकी ने कहा, तुम लोग कहो तो मैं पुलिस पहरे का इंतज़ाम कर सकता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, राजेश ने कहा। हत्यारे से खुद निपटने का फैसला कर लिया हमने। विभा जी ने ठीक कहा। दिल से डर निकाल कर एक हो जाए तो कैंपस में पत्ता तक नहीं खड़क सकता। गुड, जैकी कह उठा। अब मैं चलता हूँ, होशियार रहना। और हाँ, शिफ्ट बनाकर पहरा दोगे तो बेहतर होगा। सबको आराम भी मिलना चाहिए। वही प्रोग्राम बनाया है, राजेश ने बताया। जो लोग इस वक्त कैंपस में हैं वे 2 बजे हॉस्टल में जाकर सो जाएंगे। जो सो रहे हैं 2 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होगी। संतुष्ट होने के बाद जैकी चला गया। संजय ने अल्लाह रखा से कहा, अब तू जाकर आराम कर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहरे पर रहूँगा। तू पहले ही बहुत थका हुआ है यार, राजेश बोला। इंस्पेक्टर ने टॉर्चर न किया सही, हवालात में तो रखा है। फिक्र मत कर, यहाँ आ मैं, तू जाकर सो जा। ये बात अल्लाह रखा ने सभी से कही, मगर वह नहीं माना। कहने लगा, कमरे में जाकर मैं लेट भी गया तो नींद नहीं आएगी। लवेंद्र बोला, इसकी इच्छा पहरे पर रहने की है तो क्यों जिद करते हो? यही सही। लेकिन अल्लाह रखा, कम से कम फ्रेश तो हो लो तुम। हाँ ये ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कहने के बाद वह हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। तेज़ कदमों के साथ गैलरी पार करके अपने कमरे में बंद दरवाजे पर पहुंचा। जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला। अंदर दाखिल होते ही दरवाजे की बैक में लगा स्विच ऑन किया। कमरा ट्यूब की दूधिया रोशनी से भर गया। कपड़े उतार कर बेड पर डाले और बाथरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वापस कमरे में आया, नाइट सूट पहना और उसके ऊपर वह नाइट गाउन डाल लिया जिसकी पीठ पर हेलमेट वाले ने कुछ लिखा था। पूर्व की भांति उस पर लिखा कोई अक्षर चमक नहीं रहा था। नाइट गाउन पहने कमरे से बाहर निकला, ताला लगाया और गैलरी में बढ़ गया। 5 मिनट बाद वह राजेश, दीपा, रवीना, रणवीर और लविंद्र सर की टुकड़ी में शामिल था। अगला दृश्य। मेरी बातें सुनकर मधु के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसकी ऐसी हालत देखकर ठहाका लगा उठा मैं। फिर बोला, क्या हुआ? ये सब आपने ठीक नहीं किया। ना करता तो मेरा उल्लू कैसे सीधा होता। लेकिन अब तो उन्हें हकीकत बता देनी चाहिए। पहली बार विवाह से मज़ा लेने का मौका मिला है। जमकर छकाऊंगा। तुम्हें याद है जंदलपुरम में उसने कितना छकाया था? सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी आंखों के सामने करती रही, लेकिन भेद की कोई बात वक्त से पहले नहीं बताई। वक्त से पहले किसी को कुछ न बताना उनकी कार्यप्रणाली है। उसी कार्यप्रणाली को देखना है इस बार। देखता हूँ कब तक क्या क्या छुपाती है मुझसे। मेरे ख्याल से अब ठीक नहीं कर रहे। अब दूसरे एंगल से सोचो। हत्यारे के दिमाग का फ्यूज़ उड़ा हुआ नहीं होगा क्या? वो सब तो ठीक है, मगर मधु का वाक्य पूरा होने से पहले टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। 1:30 बज रही 1:30 बजा रही घड़ी पर नज़र डालते हुए मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा।
दूसरी तरफ से हड़बड़ाहट युक्त स्वर में कहा गया, लवेंद्र भूषण बोल रहा हूँ वेद जी। क्या हुआ? आहट की आशंका का मारा मैं चीख पड़ा। विभा जी कहाँ हैं? बात बोलो, हुआ क्या है? अल्लाह रखा का मर्डर। उफ, मैं बुदबुदा उठा। जल्दी से उन्हें सूचना दीजिए, कहने के साथ फ़ोन काट दिया गया। मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटका। मधु ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया तो आश्चर्य से मुंह फाड़े मेरी तरफ देखती रह गई वह। मैंने बेड से सीधी जंप दरवाजे पर लगाई। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में पहुंचा। बगल वाला दरवाज़ा गेस्ट रूम का था। उसे मैंने खटखटाया नहीं बल्कि आवेशित अंदाज में बुरी तरह भड़बड़ा दिया। चीखा, विभा विभा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उभरी। मैं चकित, हैरान। जानता था विभा को जगाने के लिए हल्का सा खुटका काफ़ी है। और इस वक्त तो मैंने इतना शोर मचा दिया था कि ग्राउंड फ्लोर पर अपने अपने कमरों में सोए करिश्मा, गरिमा, खुशबू, शगुन, विनोद, बहादुर और छोटू ही नहीं, माता पिता भी हड़बड़ा कर उठ गए। इसके बावजूद गेस्ट रूम से कोई आवाज़ नहीं उभरी। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी। हड़बड़ाए हुए मैं दरवाज़ा खोलकर फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर पहुंचा। गेस्ट रूम की खिड़की टेरेस की तरफ थी। वह खुली पड़ी थी। कमरे में नाइट बल्ब का प्रकाश बिखरा हुआ था। डबल बेड पर कोई नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, विभा विभा। जवाब नदारद। मैंने झांका। नज़र छोटी गैलरी में खुलने वाले दरवाजे पर पड़ी। वह खुला हुआ था। क्या हुआ? तेजी से दौड़कर नज़दीक आती मधु ने कहा। विभा बहन बोल क्यों नहीं रही? वो कमरे में नहीं है। उछल पड़ी मधु। कहाँ गई? ज़रूर कॉलेज की तरफ गई होगी। कहने के साथ मैं अपने कमरे की तरफ लपका। अगला दृश्य। विभा कॉलेज कैंपस में मौजूद एक ऐसे पेड़ पर बैठी थी जहाँ से काफ़ी दूर दूर तक निगाह रख सकती थी। हमेशा विधवा के लिबास में रहने वाली विभा के जिस्म पर इस वक्त टाइट जीन्स, टाइट शर्ट और उसके ऊपर काले चमड़े की जैकेट थी। पैरों में काले पीटी शू और सिर पर लंबे छज्जे वाली कैप लगाई हुई थी। जगह जगह स्टूडेंट्स के दल पहरा देते नजर आ रहे थे। उनमें प्रोफेसर्स भी थे। विभा ने खुद को घने पत्तों के बीच एक चौड़ी डाल पर स्थापित कर रखा था। कुछ देर बाद उसे एक अंधेड़ शख्स अंधेरे में छुपता छुपाता इसी पेड़ की तरफ बढ़ता नजर आया। विभा की आंखें स्वतः उस पर जम गई। हालांकि वह खुद को अंधेरे में रखने की भरपूर चेष्टा कर रहा था, परंतु रोशनी इतनी थी कि बार बार उसके दायरे में गुजरना पड़ता। ऐसा ही एक क्षण विभा ने उसे पहचान लिया। वह नगेंद्र था, कॉलेज का चपरासी। वह चोरों की तरह छुपता छुपाता इस तरफ क्यों आ रहा है? यह सवाल विभा के दिमाग में अटक कर रह गया। कुछ देर बाद वह पेड़ की जड़ में छाए अंधेरे में आकर खड़ा हो गया। जेब से बंडल और माचिस निकालकर एक बीड़ी सुलगाई। वहीं खड़ा खड़ा कश लगाने लगा। विभा अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि एक अन्य दिशा से एक और साया उसी तरह चोरी चोरी पेड़ की तरफ बढ़ता नजर आया। विभा ने उसे गौर से देखा। पल भर के लिए वह रोशनी से गुजरा। वह गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी, ललिता। सस्पेंस की जाति के कारण विभा का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा। उसके देखते ही देखते ललिता भी पेड़ की जड़ में पहुंच गई। मरवाओगे क्या? कैंपस के चप्पे चप्पे पर उन्होंने रोशनी कर रखी है। कहने के साथ नगेंद्र ने बीड़ी फेंककर ललिता को बाहों में भर लिया। ललिता खुद को उससे आज़ाद करने का प्रयत्न करती रही। क्या कर रहे हो? जिसके लिए बुलाया है कोई देख लेगा। चिंता मत कर, यहाँ अंधेरा है, कोई नहीं आएगा। छोड़ो मुझे। खुद को उसकी बाहों से निकालती ललिता ने कहा। कॉलेज में दिन रात मर्डर हो रहे हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। जो हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो तुम? क्या हो रहा है? पहले चंद्रमोहन, उसके बाद हिमानी। किसने मारा उन्हें? क्या पता। सोचो, दिमाग पर जोर डालो। कल हम भी तो मर सकते हैं। हम? आवाज़ कांप गई नगेंद्र की। हम क्यों मरेंगे? जिस लिए वे मरे। किस लिए मरे? मुझे क्या पता। नहीं पता तो क्यों भेजा चाट रही है? अच्छा छोड़ो तो सही। नगेंद्र ने कहा। छोड़ कैसे दूँ? मौका अच्छा है। किसी ने देख लिया तो दोनों की नौकरी जाएगी। मैं चलती हूँ। कहने के साथ उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। बोली, जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक स्टूडेंट लोग इसी तरह रात दिन हंगामा रखेंगे। कहने के साथ वह वापस चल दी। 4-5 कदम लपक कर नगेंद्र ने पकड़ना चाहा, परंतु वह हाथ नहीं आई। ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नगेंद्र ने भी नहीं की। पहले ललिता आंखों से ओझल ली, फिर नगेंद्र भी चला गया। अचानक लाइट गुल हो गई। एक झटके से कैंपस में अंधेरा छा गया। लवेंद्र भूषण की आवाज़ उभरी। ये क्या हुआ राजेश? शायद लाइट चली गई सर। राजेश की आवाज़। किसी अन्य स्टूडेंट ने कहा, सामने वाली लेन की लाइट आ रही है। केवल कॉलेज की लाइट गई है। कोई चीखा, कहीं कुछ गड़बड़ है। एक और आवाज़, मेन स्विच चेक करो। अकेला कौन ही जाएगा उधर, मैं आ रहा हूँ। पेड़ पर बैठी विभा न केवल ये आवाज़ सुन रही थी बल्कि अंधेरे के कारण कैंपस में मची अफरा तफरी को देख भी रही थी। यह सच है, सामने वाली लेन की लाइट आ रही थी। केवल कॉलेज की लाइट गुल हुई थी। और यह संकेत था किसी गड़बड़ का, दुर्घटना का। विभा सतर्क होकर बैठ गई। जैकेट से निकलकर जैकेट से निकलकर नन्हा सा रिवॉल्वर हाथ में आ गया। तभी उसे दूर कैंपस में एक जुगनू सा चमकता नजर आया। जुगनू काफ़ी दूर था। कभी दाईं तरफ भागता नजर आ रहा था, कभी बाईं तरफ। विभा ने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, कुछ समझ न पाई। तभी धाय!
वातावरण में एक गोली की आवाज़ गूंजी। गोली को जुगनू में लगते विभा ने साफ देखा। एक इंसानी चीख उभरी। अफरा तफरी, दहशत और भगदड़ में बदल गई। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। गोली उसके साथ वाले पेड़ से चलाई गई थी। रिवॉल्वर ताने विभा उसी तरफ घूर रही थी। वो पेड़ मुश्किल से विभा वाले पेड़ से 20 मीटर दूर था। अचानक उस पेड़ से एक इंसानी साया ज़मीन पर कूदा। विभा ने उसे लक्ष्य करके ट्रिगर दबा दिया। एक और फायर की आवाज़ गूंजी, मगर चीख नहीं उभरी। अंधेरे के कारण निशाना ठीक से नहीं लग पाया था। विभा को साया तेजी से भागता नजर आया। वह भी धम से ज़मीन पर कूदी, साय के पीछे लपकी। दौड़ते दौड़ते उसे लक्ष्य करके एक आध गोली भी चलाई, परंतु एक तो अंधेरा, दूरी और भागम भाग के कारण निशाना लगना कठिन था। वह चीखी, पकड़ो पकड़ो, हत्यारा भाग रहा है। शोर चारों तरफ से उठा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कौन कहाँ है। गहन अंधकार के बावजूद विभा आंखें अपने लक्ष्य पर गड़ाए हुई थी, बल्कि बराबर पीछा भी कर रही थी। भागते भागते वे एक बरामदे में पहुंच गए, और फिर अचानक साया विभा की आंखों से ओझल हो गया। सामने की तरफ से भागते कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। ठिठक गई विभा। अपने इर्द गिर्द खतरा सा नजर आने लगा। मजबूती के साथ ज़मीन पर पैर जमाए 4-5 कदम आगे बढ़ी। तभी पीठ पर भारी बूट की ठोकर पड़ी। मुंह से चीख, हाथ से रिवॉल्वर निकला। वरांडे के फर्श पर गिरी वह। किसी ने भागकर नज़दीक से निकलना चाहा। फर्श पर पड़े ही पड़े विभा ने दायां हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पकड़ ली। मुंह से चीख निकालता हुआ वह भी मुंह के बल गिरा। विभा फुर्ती से उछलकर खड़ी हुई। एक मजबूत हेलमेट उसके सिर से टकराया। मारे पीड़ा की वह तिलमिला उठी। दोनों हाथ बढ़ाकर प्रतिद्वंदी का गिरेबान पकड़ा। प्रतिद्वंदी ने अपने घुटने की चोट उसके पेट में की। विभा चीख के साथ दोहरी हो गई। हेलमेट वाले ने उसे रबर की गुड़िया की तरह उठाकर एक क्लासरूम में फेंक दिया। डेस्क और कुर्सियों से उलझती विभा फर्श पर गिरी। अपनी तरफ से काफ़ी फुर्ती के साथ वापस उठी, परंतु तब तक धाड़ से क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। घनघोर अंधकार के बीच वह दरवाजे की तरफ लपकी। उसे खोलना चाहा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। विभा ने महसूस किया उसकी उंगलियों में कोई लॉकेट उलझा हुआ है। अगला दृश्य। भागते दौड़ते रणवीर और संजय मेन स्विच पर पहुंचे। हाथ में पेंसिल टॉर्च लिए एकता भी उनके साथ थी। एकता, इधर, रणवीर ने कहा। स्विच पर रोशनी डालो। एकता ने प्रकाश दायरा उधर घुमाया। संजय के मुंह से निकला, ये तो ऑफ है। ज़रूर हत्यारे ने किया होगा। जल्दी ऑन कर बेवकूफ़, एकता ने कहा। उसकी उंगलियों के निशान मिट जाएंगे। अंधेरा रहा तो वह भाग जाएगा। कहने के साथ रणवीर ने एक झटके से स्विच ऑन कर दिया। कैंपर प्रकाश से नहा गया। जो जहाँ था एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। आंखें चुनी आ गई, और जब देखने लायक हुई तो फिजिक्स लैब के बाहर मौजूद हर शख्स के हलक से चीख उबल पड़ी। अपने अपने स्थान से 2-3 कदम पीछे हट गए सभी। फटी फटी आंखें, औंधे मुंह पड़ी अल्लाह रखा की लाश पर स्थिर थी। गोली उसकी पीठ में लगी थी। धल धल करके खून बह रहा था जख्म से। हे प्रभु, एरिक के उठा। अल्लाह रखा की भी हत्या कर दी गई। अन्य किसी के मुंह से बोल तक न फूट सका। इधर उधर से दौड़कर दूसरे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी वहां पहुंच गए। उन्हीं में से रणवीर, संजय और एकता भी थे। जिसने भी लाश देखी अवाक सा खड़ा रह गया। बंसल भी नाइट गाउन की डोरी बांधता पहुंचा। लाश पर नजर पड़ते ही पैरों तले से जमीन खिसक गई मानो। मुंह से निकला, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? किसी पर जवाब हो तो दे भी। तभी भागता हुआ लविंद्र भूषण आया। राजेश से पूछा राजेश ने पूछा, आप कहाँ थे सर? जैकी और विज्जी को फ़ोन करके आया हूँ। क्या होगा बार बार दूरभाष करके? एरिक दोषपूर्ण स्वर में चीख पड़ा। हत्याओं की वह श्रृंखला किसी को रोके नहीं रुक रही। पता नहीं किसकी हाय लगी है विद्यालय को। मेरे ख्याल से विभा जी तो कॉलेज में ही कहीं थी, राजेश ने कहा। विभा जी यहाँ? लविंद्र ने पूछा। यहाँ कहाँ है वे? क्या आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी? आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, दीपा बोली, और जानी पहचानी भी लगी थी, मगर उस वक्त समझ नहीं पाई कि विभा जी की है। उन्होंने कहा था, पकड़ो पकड़ो, हत्यारा भाग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, रणवीर ने कहा। आवाज़ उन्हीं की थी। जो कुछ उन्होंने कहा उससे जाहिर है विभा जी ने हत्यारे को देखा है। मेरे ख्याल से गोलीबारी भी हुई है उनके बीच, लविंद्र ने कहा। अंधेरे के दरमियान कई गोलियां चली, जबकि अल्लाह रखा को सिर्फ एक लगी है। सवाल बंसल ने उठाया। अगर विभा जी कैंपस में थी तो हैं कहाँ? जवाब किसी के पास नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एकाएक वातावरण में किसी दरवाजे को भड़बड़ाए जाने की आवाज़ गूंजी, और फिर ये आवाज़ लगातार गूंजती चली गई। हालांकि कोई कुछ समझ नहीं सका, परंतु सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर आवाज़ की दिशा में बढ़ते चले गए। 2 मिनट बाद भीड़ उस क्लासरूम के बाहर बरामदे में थी, जिसका दरवाज़ा अंदर की तरफ से भड़बड़ाकर जोरदार आवाज़ पैदा कर रहा था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। राजेश ने गुर्राकर दूर से ही पूछा, कौन है अंदर? हम हैं राजेश, दरवाज़ा खोलो। किसी को भी विभा की आवाज़ पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। रणवीर ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला। विभा लपक कर बाहर निकली। सभी चौंके। विभा को देखकर कम, उसके लिबास को देखकर ज़्यादा। उसने पहला सवाल किया,
गोली किसे लगी? अल्लाह रखा को। उफ, दांत किटकिटा उठी बेवा। मगर आप इस ड्रेस में, कमरे में किसने बंद किया आपको? आओ। कहने के साथ वह अपना रिवॉल्वर उठाकर आगे बढ़ी और अल्लाह रखा की लाश के नज़दीक तक पहुंचते पहुंचते संक्षेप में हेलमेट वाले से अपना टकराव का वृत्तांत सुना दिया। लॉकेट का कोई जिक्र नहीं किया। चेहरे पर अधजल चेहरे पर जलजले के से भाव लिए उस वक्त वह अल्लाह रखा की लाश को देख रही थी जब मैं पहुंचा। मेरे 2 मिनट बाद जैकी भी आ गया। अल्लाह रखा की लाश पर नज़र पड़ते ही वह भी इस तरह खड़ा रह गया जैसे लकवा मार गया। मैं क्या उठा? तुमने मुझे हैरान कर दिया विभा। गेस्ट रूम से गायब होकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हैरान तो इस केस के मुजरिम ने कर दिया है। विभा बड़बड़ा उठी। आज तक मैंने ऐसी कोई केस हिस्ट्री नहीं पढ़ी जिसमें इतनी जल्दी जल्दी मर्डर हुआ। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। बंसल मानो अपने बाल नोच डालना चाहता था। वो कौन है और क्यों कॉलेज में लाशों के ढेर लगा रहा है? मैं बोला, मेरे ख्याल से तो कोई पागल या जुनूनी किस्म का हत्यारा है। इस ख्याल की वजह? वजह बिल्कुल साफ है विवाजी, लविंद्र भूषण ने कहा। जब गोली चली उस वक्त चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। आपने खुद बताया, गोली उस पेड़ से चलाई गई। अंधेरे में इतनी दूर से मनचाहे व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। तो यह संयोग है, गोली अल्लाह रखाव को लगी और ये मर गया। ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि वह अल्लाह रखा को ही मारना चाहता था। गोली हम में से किसी को भी लग सकती थी। मुमकिन है अल्लाह रखा की जगह यहाँ मैं पड़ा होता। हत्यारे ने हम लोगों की भीड़ की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके गोली चला दी। बस। उसे मतलब नहीं था कौन मरे, अर्थात उसका मकसद व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं बल्कि कॉलेज के किसी भी बाशिंदे की हत्या। ऐसा मकसद किसी जुनूनी या पागल का ही हो सकता है। तर्कों के हिसाब से तुम ठीक हो, मगर सच्चाई ये नहीं है मिस्टर लवेंद्र। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसने निशाना ताक कर अल्लाह रखा को गोली मारी? यकीनन। ऐसा कैसे हो सकता है? जैकी बोला। अंधेरा और दूरी इतनी थी कि राजेश, विभा ने जैकी का वाक्य पूरा होने से पहले कहा, तुम मेन स्विच पर पहुंचो। जी। जी करना क्या है? उसे ऑफ कर दो। वह कुछ समझ ना सका। मैंने कहा, उससे क्या होगा? बताती हूँ निशाना कैसे लगाया गया। खड़े क्यों राजेश, जाओ। राजेश को जाना पड़ा। 1 मिनट बाद खट से लाइट ऑफ हो गई। विभा की आवाज़ गूंजी, सब लाश की तरफ देखें। सभी की नज़रें उस तरफ घूम गई। कुछ के मुंह से चीखें और कुछ के मुंह से सिसकारियाँ निकल पड़ी। अल्लाह रखा की पीठ पर लिखा चैलेंज अंधेरे में अग्निशिखा की मानिंद चमक रहा था। गोली को भेदती हुई अल्लाह रखा की पीठ में धंस गई थी। CH और LL तक की बौछारें फैली चमक रही थीं। बाकी अक्षर पूरी तरह चमचमा रहे थे। ये सब क्या है? बंसल के अलग से अकलाहट निकली। मिस्टर लविंद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, विभा ने कहा। मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि ये अक्षर कौन से केमिकल से लिखे गए? फॉस्फोरस से। लवेंद्र बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ निकाल पाया। फॉस्फोरस रोशनी में नहीं चमकता, लेकिन अंधेरे में वैसे ही चमकता है जैसे चमक रहा है। मेन स्विच की तरफ से राजेश ने चीख कर पूछा, अब क्या करना है? ऑन कर दो, विभा ने ऊंचे स्वर में कहा। खट की आवाज़ के साथ लाइट ऑन हो गई और उसके साथ ही अल्लाह रखे के गाउन पर लिखा चैलेंज चमकना बंद हो गया। राजेश दौड़ता हुआ है, वह हाँफ रहा था। विभा ने कहा, अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं, हत्यारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रखा को मारना चाहता था। अंधेरा किया ही इसलिए गया क्योंकि अल्लाह रखा को निशाना बनाने के लिए उसे अंधेरे की ज़रूरत थी। रोशनी में वो इतने अच्छे ढंग से निशाना नहीं लगा सकता था। जाहिर है गाउन पर काफ़ी पहले फॉस्फोरस से चैलेंज लिख दिया गया था। यह तैयारी ठीक वैसे ही थी जैसी हिमानी के मर्डर के लिए की गई। नतीजा साफ है, हत्यारा जुनूनी या पागल नहीं बल्कि बेहद चालाक चालाक है और हर मर्डर खूब सोच समझकर बाकायदा प्लान बनाकर कर रहा है। मगर क्यों? बंसल चीख पड़ा। एक एक को चुन चुन कर क्यों मार रहा है वह? ये पता लग जाए तो हत्यारा शायद बेनकाब हो जाए, लवेंद्र ने कहा। कमाल की बात तो यह है कि वह आपके हाथ में आकर निकल गया। इसमें कमाल की कोई बात नहीं है, विभा ने कहा। ना मैं फाइटर हूँ, ना ही फाइटिंग का कोई अनुभव है। मैं केवल दिमाग से इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। इस ड्रेस में आकर उस पेड़ पर केवल इसलिए छुपी थी कि शायद कोई राज की बात मालूम कर सकूँ। हत्या की कल्पना मैंने नहीं की थी और हत्यारे ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी किसी से मुठभेड़ हो सकती है। उसने अंधेरे का लाभ उठाकर आराम से गायब होने के बारे में सोचा होगा। एक बार फिर पूरी भीड़ के बावजूद माहौल में सन्नाटा छा गया। बंसल साहब, विवा ने कहा, नए हालात में मुझे एक बार फिर कहना पड़ रहा है, कल से कॉलेज की सामान्य गतिविधियां हर हालत में चालू हो जानी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? भला कैसे? इस संबंध में मैं ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहती। केवल इतना समझ लीजिए, आज ही रात में अल्लाह रखे कि मर्डर के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि हत्यारा कॉलेज में सामान्य हालात नहीं चाहता और हम वो कर नहीं सकते। तो वह चाहता जो वो चाहता है। दयनीय भाव से बंसल ने स्टूडेंट की तरफ देखा। सब खामोश थे।